ये कहानी है आज से 20,000 साल पहले की, जहाँ पर हमें यूरोपियंस को दिखाया जाता है जो कबीलों में रहा करते हैं, जो एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। अब कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताओ होता है। वो सब सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार करने के लिए आए हुए होते हैं और उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी भैंसों का झुंड होता है। ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं और तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताओ के बेटे केड़ा की तरफ भागने लगता है। उसे देखकर ताओ केड़ा को रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन केड़ा डरकर भागने लगता है। तभी जंगली भैंस उसे अपनी सींग में फंसा लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। अब उसके पिताजी उस भैंसे के ऊपर भाला फेंक कर मारता है। हालांकि भाला भैंसे को लग जाता है, लेकिन तब तक वो भैंस केड़ा को खाई से ऊपर उछाल देता है। और अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में 1 हफ्ते पहले आती है, जहाँ केड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो सब के सब सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात को केड़ा की माँ केड़ा के पिताजी से कहती है कि केड़ा को शिकार पर मत ले जाओ, अभी वो शिकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। केड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दी आने वाली है और साल की इस वक्त में सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम शिकार करने के लिए नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। ये वक्त है जब केड़ा को अपने आप को साबित करना होगा। अगली सुबह सब के सब कबीले वाले यहाँ से शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो सब एक पत्थर की स्मारक के पास पहुँचते हैं जिसे कभी उनके पूर्वजों ने बनाई थी। यहाँ पर एक दूसरे कबीले वाले भी आते हैं जो इन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकले हुए हैं ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। अब अगले दिन ये अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये सफर इनके लिए बहुत खतरनाक है। इनके कई पूर्वजों ने इसी तरह के सफर में अपनी जानें गंवाई हैं, इसीलिए वहाँ पर उनकी याद में स्मारक बनाया गया होता है। अब आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सूअर दिखाई देता है। ये लोग उसे भाले से जख्मी कर देते हैं। तभी ताओ अपने बेटे केड़ा से कहता है कि तुम इसे मारोगे, पर केड़ा उस बेबस सूअर की जान नहीं ले पाता। इसीलिए ताओ उसके हाथ से खंजर छीनकर उस जंगली सूअर को मार देता है। और इसके बाद ताओ केड़ा से कहता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकता है और यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगल में जानवरों के बीच में कानून होता है जहाँ पर हर एक ताकतवर एक कमजोर को मारकर जिंदा रहता है और नेचर की इस रूल को इंसान भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर वो अपने आप से कमजोर को मारकर खुद को जिंदा रखते हैं। अब रात के अंधेरे में जब ये सब अपने शिकार को खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक शेर आता है और इनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह ये उस लड़के की याद में वहाँ पर एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफर तय करते हैं। भयानक जंगलों से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। अब वो सब एक गुफा में रात गुजारते हैं जहाँ ताओ अपने बेटे केड़ा के हाथ में तारों के कुछ टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि यह तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे। जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुँच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा होता है कि उनका घर किस तरफ है। अब सुबह होने के बाद एक बार फिर से सब शिकार की तलाश में निकल जाते हैं और तभी इनको जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखने के बाद सब खुश हो जाते हैं और अब यह उन जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पर वो पल आता है जब एक जंगली भैंसे ने केड़ा को पहाड़ी से उछाल दिया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि भैंस ने जब केड़ा को उस चट्टान से ऊपर उछाल दिया था तो केड़ा चट्टान से नीचे तो गिरा, पर अभी भी वो चट्टान के बीचों बीच एक पत्थर को पकड़कर लटका होता है। उसके पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपनी बेटे से कहता है कि हिम्मत मत हारना। तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर केड़ा लटका होता है। केड़ा चट्टानों से टकराते हुए चट्टानों के बीच में बने हुए एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। केड़ा के पिता उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहता है, पर उसे कबीले वाले रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सबकी रक्षा करो और हम सबको वापस घर ले जाओ। अब ताओ को उन सब की बात माननी पड़ती है, पर वो पूरा दिन पूरी रात उस ऊंची चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज देता रहता है। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं उठता तो ताओ और उसके सभी साथी केड़ा की याद में यहाँ पर एक छोटी सी पत्थर की स्मारक बनाते हैं और अपना किया हुआ शिकार को लेकर वापस अपनी कबीले के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और वो उसे नोचना शुरू करता है, पर इससे पहले कि वो उसे खाता उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो गिद्ध को नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब केड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसका पैर जख्मी होता है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और नीचे बहुत गहरी खाई होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर पानी भर जाता है और जब केड़ा का हाथ छूटता है तो नीचे पानी में जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है।
अब केड़ा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है और चट्टान के ऊपर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके नाम का स्मारक है। वो समझ जाता है कि उसके पिता और उसके कबीले वालों ने यह मान लिया था कि केड़ा मर चुका है। इसके बाद केड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बिताता है। अगली सुबह वो जब पानी पीने के लिए जाता है तभी उस पर कुछ भेड़िए हमला करने लगते हैं। तभी वो वापस पेड़ की तरफ भागता है और इससे पहले वो पेड़ के ऊपर चढ़ता, एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केड़ा अपनी चाकू से उसे जख्मी करके पेड़ के ऊपर चला जाता है। रात भर भेड़िए उसका नीचे इंतजार करते हैं। केड़ा जब सुबह उठता है तो देखता है कि सभी भेड़िए जा चुके हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही भेड़िया होता है जिसे उसने एक दिन पहले जख्मी किया था। केड़ा अपनी चाकू से अपने लिए भाला बनाता है और इसके बाद जब वो भेड़िए को मारने के लिए जाता है तो उसे उस जख्मी भेड़िए पर दया आ जाता है। वो उसे उठाकर उसी गुफा में ले जाता है जहाँ पर वो अपने कबीले वालों के साथ एक रात रुका था। वहाँ पर वो उस भेड़िए के जख्म को साफ करता है। इसके बाद अगली सुबह उठकर बाहर जाता है और अपने पैर के जख्म को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है। केड़ा जब पानी पी रहा होता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोल देता है और जब केड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है तो शुरू में भेड़िया उसे देखकर गुर्राने लगता है, पर केड़ा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। फिर वो पानी पी लेता है। साथ ही केड़ा अपनी जान बचाने के लिए जो कीड़े खा रहा होता है वो कीड़े उस भेड़िए को भी देता है और धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि ये दोनों की दोनों जख्मी होते हैं इसलिए कुछ दिनों तक ये उसी गुफा में रहते हैं। एक रात को केड़ा अपने हाथ में तारों के उन टैटू को देखता है जो उसके पिताजी ने बनाया था और उसके बाद उन्हीं तारों को आसमान में देखता है। वो कहता है कि मुझे घर जाना है और अपने माता पिता से मिलना है और अगली सुबह वो अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है। वो उस भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़े मुझे भी अपने घर पहुंचना होगा। और केड़ा वहाँ से निकल जाता है, पर वो देखता है कि वो भेड़िया लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। हालांकि केड़ा कई बार भेड़िए को भगाता भी है लेकिन वो उसके पीछे आना नहीं छोड़ता। और जब भेड़िया एक सूअर को देखता है तो वो उसका शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो शिकार नहीं कर पाता। केड़ा समझ जाता है कि वो भूखा है। वो उसे वो कीड़े देता है जो वो खुद भी खाता है और तभी पहली बार वो भेड़िया केड़ा के हाथ से खाता है, यानी कि अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है जिसे ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया केड़ा का मुंह चाट कर उसे उठाता है। वो कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है और वो उसे जबरदस्ती नदी में फेंक देता है और ये दोनों नदी में नहाते हैं। साथ ही यहाँ पर भेड़िया दोनों के खाने के लिए एक मछली पकड़ती है और इसके बाद केड़ा अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और ये दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। केड़ा इस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है और एक रात को जब आग जला कर बैठे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाती है। दरअसल ये अल्फा का परिवार होता है। केड़ा समझ जाता है और वो अल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए और अल्फा अपने परिवार के साथ चली जाती है। अगली सुबह केड़ा अपने आगे के सफर पर निकलता है और अब बर्फ भी पड़ चुकी है जिससे बहुत ज्यादा ठंड होती है। केड़ा फिर भी लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं जिनमें अल्फा भी होती है। अल्फा को उसके साथ वाले भेड़िए शिकार नहीं खाने दे रहे होते हैं। केड़ा उसे पहचान जाता है। वो उनकी तरफ भागता है पर तभी बर्फ की परत टूट जाती है और वो उस बर्फ के नीचे झील में गिर जाता है। अल्फा उसे देखकर उसकी तरफ भागती है और उसके ऊपर कूदकर बर्फ को तोड़ने की कोशिश भी करती है, पर बर्फ की परत बहुत मजबूत होती है इसीलिए वो उसे तोड़ नहीं पाती। केड़ा के पास चाकू होता है। वो उसे बर्फ की परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अब एक बार फिर से ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। केड़ा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े उतारता है और फिर आग जलाता है। रात को ये दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब केड़ा अपने आगे के सफर पर जाता है तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और जब उसके पास जाता है तो देखता है कि वो ठंड से जमकर मर चुका होता है। वो उसका धनुष लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी इनके ऊपर लकड़बग्घे हमला कर देते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं, पर ये गुफा एक शेर की होती है जो केड़ा के ऊपर छलांग लगाता है। पर इससे पहले कि वो केड़ा तक पहुंचता अल्फा उस पर हमला कर देती है। अल्फा और शेर जब लड़ रहे होते हैं तो केड़ा अपने धनुष बाण से शेर को मार देता है। इसके बाद केड़ा अल्फा के घाव पर मरहम लगाता है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। अब अगली सुबह एक बार फिर से अपने आगे के सफर को जारी रखते हैं, जहाँ पर ये ठंड का सामना करते हुए स्मारक तक पहुँच जाते हैं जो उसकी पूर्वजों की याद में बनाई गई थी, जहाँ पर केड़ा इस सफर की शुरुआत में अपने कबीले वालों के साथ पहुंचा था। इसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर है और अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। वो बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, पर अब अल्फा जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाती है। केड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कुछ दूर चलने के बाद केड़ा भी थक जाता है और बर्फ में सो जाता है और वो एक सपना देखता है
जिस सपने में उसे वो रात याद आती है जब सफर पर आने से पहले उसकी माँ उसके लिए चिंतित थी और उसके पिता को कहती है कि केड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमें छोड़कर चला ना जाए। और उसके पिता कहते हैं कि तुम जितना कमजोर उसे समझती हो वो उतना कमजोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद केड़ा की आंखें खुल जाती है और पूरी हिम्मत के साथ एक बार फिर से अल्फा को अपनी गोद में उठाता है और लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसे अपना कबीला दिखाई देता है और वो अल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। जब सब उसकी गोद में अल्फा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई इंसान किसी जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। केड़ा के माता पिता जब केड़ा को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान होते हैं और साथ ही साथ खुश भी। केड़ा अपने पिता से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब केड़ा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है। अल्फा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटी होती है। तभी वहाँ पर एक औरत अल्फा के एक छोटे से बच्चे को उठाती है और कहती है, तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल केड़ा को नहीं पता था कि अल्फा प्रेग्नेंट है। अल्फा के बच्चे हो चुके हैं और कबीले वाले उसे अपना भी लिए है। अब केड़ा अल्फा के पास जाता है और उसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद जब दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं। अल्फा के बच्चे भी वहीं पर खेल रहे होते हैं। यह एक नए दौर की शुरुआत होती है जहाँ पर इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में दया, प्यार और विश्वास होता है उन्हें सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि किसी का भी दिल जीत सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं। जैसा कि केड़ा के दिल में था, उसने दया से अल्फा की जान बचाई, प्यार से उससे दोस्ती की और विश्वास से वो अपने घर तक पहुंच गया। जबकि जिन लोगों के दिल में नफरत होती है वो सिर्फ अपने दुश्मन बनाते हैं और इस दुनिया में तबाही लाते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म अल्फा की। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7 की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं मिलूंगी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।